नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपी न्यूज़ पे। जैसा कि आज हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है चर्चा में बना हुआ है। लोकसभा में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है आज। तो ऐसे में हमारे साथ आज अक्षय जी हैं, चुनावी विश्लेषक। हमने पिछले बार भी इनके साथ चर्चा किया था चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हर तरह से ये क्या है और आने वाले बिहार के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अक्षय जी। नमस्कार। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वक्फ है क्या जी, एक बार पहले हमारे दर्शकों को अच्छे से आप बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए क्या कि ये है क्या वक्फ। हाँ, वक्फ है क्या, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को अगर दान करता है अल्लाह के नाम पे, ठीक है, धर्म के लिए, और एक तरह से आप बोलिए तो गरीबों के उद्धार के लिए जो एक होता है ना, वो जब किया जाता है तो उसी को वक्फ कहते हैं। ठीक है, अब बात आई ये वक्फ संशोधन बिल, ये जो 2000 चल रही है लोकसभा में, आज बहस हुई है सुबह से। तो पक्ष विपक्ष दोनों ने अपना अपना रखा है तर्क इसको लेके, लेकिन ये तो ऑलरेडी अब आपको पता है कि अब तो ये कानून बन के ही रहेगा। क्योंकि अगर आप नंबर वाइज देखिए तो लोकसभा में 293 है सत्ता पक्ष के पास, सरकार के पास, और 238 है विपक्ष के पास। तो नंबर वाइज देखिए तो वैसे भी सरकार तो ये बिल पास कर लेगी, और लोकसभा से अच्छा स्थिति अभी राज्यसभा में है, तो बिल पास होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये तो एक बहस चल रही है। और वैसे भी सरकार ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। जैसे पहले इसके बारे में ये किया गया, उद्बोधन किया गया वक्फ का संशोधन बिल का, फिर इसे जेपीसी में भेजा गया विपक्ष के हंगामे के बाद, उनके बात को रखते हुए। फिर जेपीसी के जो हेड थे जगदम्बिका पाल, तो उनके नेतृत्व में सारे पक्ष विपक्ष सबको सुना गया। फिर उन्होंने एक ये ड्राफ्ट तैयार किया है जिसे आज पेश किया गया लोकसभा में। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा कि अंतर क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार संशोधन हो रही है वक्फ बिल में, ये ऑलरेडी आपको इससे पहले 1995 में भी हो रखी है संशोधन, और अभी ये 2024 में हो रही है। तो अब होता क्या है ना कि जब से देश आज़ाद हुई है तब से लेकर 2013 तक 18 लाख एकड़ की वक्फ की संपत्ति थी पूरी, और 2013 से 25 के बीच में वो 25 लाख एकड़ हो गई। तो मतलब इतने तेज़ी गति से ये बढ़ रहा है। तो अब आप बोलेगा कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है इस बिल में, वक्फ वाले जो बिल है 1995 में। तो उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। जैसे पहले ये था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग, मतलब एक होता है ना कि खुद ही जज बन गए, खुद ही ट्रिब्यूनल बन गए, खुद ही शिकायतकर्ता बन गए, कोई उनका जांच पड़ताल करने वाला था ही नहीं। आप खुद सोचिए कि जिस समुदाय के पास इतना संपत्ति वक्फ के नाम पे रहेगा, वो समुदाय इतना गरीब कैसे हो सकता है, इतना पिछड़ा कैसे हो सकता है पढ़ाई में, लिखाई में। अगर आप देखिए तो मुस्लिम समुदाय की लिटरेसी रेट अभी भी कम है इन कंपैरिजन ऑफ अदर रिलीजन। ठीक है, तो आखिर ये कैसे है? इसका मतलब है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है, और बस उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जैसे अब क्या हो जाएगा इस बिल के संशोधन में, अमेंडमेंट में, कि अब कैग जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अब उससे इसकी जांच कराई जाएगी संपत्ति की। और पहले क्या होता था कि कोई भी मुस्लिम उठ के आए, उस समुदाय के लोग, और बोल दिए कि भाई ये अब वक्फ का ज़मीन है, बिना कागज़ पत्तर का, और वो वक्फ पे चला जाता था। तो ये अब चेंज हो जाएगा। अब उनको प्रॉपर कागज़ पत्तर दिखाना पड़ेगा कलेक्टर के पास जाके। ये जो नियम है कि कलेक्टर ही ये रहेंगे जो कि तो ये अच्छे जी, जब ये इतना बढ़िया आप बता रहे हैं कानून है, तो एक जो पर्टिकुलर समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, क्यों इस बिल से आखिर नाखुश है? मुस्लिम समुदाय नाखुश नहीं है, यही गड़बड़ी है। और विपक्ष भी इसी बात को लेके नैरेटिव बनाते हैं। ये गलत नैरेटिव है। मुस्लिम समुदाय नहीं, जो कुछ ठेकेदार हैं मुस्लिम समुदाय में, जिनको उलेमा बोला जाता है, मुल्ला मौलवी बोला जाता है, वक्फ के अगर शब्दों में देखें तो मुतलवी बोला जाता है उसको,
उन लोगों के लिए ये दिक्कत की बात है। गरीब मुसलमान तो इससे परेशान ही हैं। जितने केस हुए हैं अभी तक वक्फ का, उसमें से 20% तो शिकायतकर्ता मुस्लिम खुद हैं। तो आप ये नैरेटिव, विपक्ष का नैरेटिव है कि मतलब पूरे मुस्लिम समाज ही इससे ये है, मतलब प्रताड़ित है या ये वो लोग खफा हैं इस चीज़ से। ऐसा नहीं है, मुस्लिम में भी बहुत समाज है ना। आपको हम लोग सिर्फ शिया सुन्नी जानते हैं, लेकिन जो उसमें पिछड़ा मुस्लिम समाज में जो आते हैं, जैसे बोहरा समाज आते हैं, पासमानदा आता है समाज, उन सभी की भागीदारी कहाँ है? वक्फ का जो ट्राइब्यूनल था, जिसमें वो लोग ट्राइब्यूनल एक बनाए हुए थे बोर्ड में, उस बोर्ड में सिर्फ शिया सुन्नी थे, न पासमानदा को जगह था, न बोहरा समाज को जगह था। तो अब ये संशोधन आने से एक चीज़ हुआ है कि अब लोगों की भागीदारी बढ़ गई। अब क्या है कि जो नॉन मुस्लिम होंगे वो भी उस बोर्ड में रहेंगे, और जो पासमानदा रहेंगे, बोहरा समाज, जो नीची जाति के लोग हैं मुस्लिम समाज में, वो भी अब इसमें भागीदारी रहेंगे। तो ये जो अब बोर्ड बनेगा वो सब लोगों से मिल के बनेगा। तो कोई भी फैसला होगा तो सब लोगों को मिला के फैसला करेंगे। तो बस इसी बात से परेशानी है उन चंद ठेकेदारों को जो सभी गरीब लोगों के नाम पे आपको ज़मीन लेके बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी लेके। एक उदाहरण हाल फिलहाल में ही सामने आया मुंबई का कि वहाँ पे बहुत सारे एकड़ में शायद मुझे लगता है कि 50-100 एकड़ की एक प्लॉट है वक्फ के नाम पे। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि कम से कम समझ लीजिए ना कि 3-4 एकड़ में कब्रिस्तान बना दिया है। उसके आसपास के जितने ज़मीन है सारे उन्होंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को में डाला हुआ है, मॉल, ये शॉपिंग कम्प्लेक्स बना के। और आखिर उसका पैसा कौन ले रहा है? गरीब आदमी तो उससे नहीं लाभान्वित हो रहा है ना उस चीज़ से। तो आखिर मेरा वही कहना है कि जब वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, आपको समझिए कि देश में तीसरी सबसे धनवान संस्था है ये, जिसके पास इतनी चल अचल संपत्ति है। तीसरी रेलवे के बाद, और एक और कुछ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद, आपको तीसरी ऐसी संस्था है जो किसी को भी, आपने सुना होगा कि महाकुंभ के ज़मीन को उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये वक्फ की ज़मीन है। कुछ दिन के बाद वो सब में पार्लियामेंट हाउस को क्लेम कर देंगे। तो अगर ये संशोधन नहीं होगा तो आने वाले समय में तो और स्थिति बिगड़ सकती है ना। फिर तो वो किसी के भी घर को क्लेम कर दें कि ये वक्फ की ज़मीन है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब आपकी ज़मीन है, वो आप पे क्लेम कर दिए और कोर्ट का चक्कर आप खाइए जाके। अब वो भी कोर्ट का चक्कर में वो क्या है, उन्हीं का अपना ट्रिब्यूनल है, उन्हीं का अपना आदमी बैठा हुआ है। कोई न्यूट्रल आदमी तो वहाँ नहीं बैठा हुआ है ना जो ये करेगा, उस पर सुनवाई करेगा। अच्छा अक्षय जी, आने वाले कुछ समय में यहाँ बिहार में चुनाव है और हम जानते हैं कि जो बिहार में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ऐसे में जो जदयू है, नीतीश कुमार जी का भी कहीं ना कहीं इस बिल में समर्थन गया है। तो क्या लगता है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, ये बिहार के चुनाव पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, चुनाव तो पूरा नैरेटिव का खेल होता है, और आपको आप जहाँ तक देख रहे हैं कि विपक्ष ने तो एक नैरेटिव गढ़ दिया है, मुस्लिम समाज में ये डर पैदा कर दिया है। तो अब नैरेटिव गलत भी तो हो सकते हैं ना। उन्होंने सीएए के टाइम में भी तो बोला था ना कि नागरिकता छीन जाएगी, नागरिकता छीन जाएगी, लेकिन एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी। तो उनकी नैरेटिव उस समय गलत साबित हुई। अब अभी भी उन्होंने यही डर का माहौल पैदा किया है कि इससे क्या होगा कि आपका मस्जिद छिन जाएगा, आपका कब्रिस्तान का एरिया छिन जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दूसरे समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के प्रॉपर्टी पे हक जमा लेंगे। तो क्या लगता है इसमें सफल होगी विपक्ष जो है, वो इस चीज़ में सफल होगी? देखिए, अब जहाँ तक बात है वोट का, तो ज़रूर इतना तो है कि इस मुद्दे से थोड़ा तो ये बेनिफिट मिलेगा विपक्ष को इस मुद्दे पे। लेकिन हाँ, ये मान के चलना चाहिए कि बिहार जो है वहाँ पे, जैसा मैंने पिछले भी विश्लेषण में आपको ये बताया था कि यहाँ पे पूरा जाति का ही ये है। तो और मुस्लिम जाति के अलावा भी तो बहुत सारे जाति है ना। और जहाँ तक बात है बीजेपी की, तो उनका तो मुस्लिम वोट बैंक कुछ है ही नहीं। रही बात जदयू की, तो जदयू की थोड़ी सी है मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मुस्लिम में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो खुश हैं। पासमानदा जाति, जो निचली समाज के जाति है, जो पीड़ित हैं,
जिन मुस्लिम ने ही शिकायत किया हुआ वक्फ के नाम पे, तो उनके लिए तो ये एक तरह से संजीवनी बूटी है ना। तो वो लोग, उन लोगों का वोट फिर मिलेगा। तो देखिए, अगर कुछ भी ऐसा बिल आता है ना जहाँ पे आपको विपक्ष थोड़ा विरोध करता है और वो धर्म के एंगल से अगर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक स्तर पे ये हानि होती है, नुकसान होती है। लेकिन हाँ, फिर भी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है। अगर एक चुनाव में थोड़ा अगर नुकसान झेल भी लेंगे तो ठीक है, चलेगा। और यही सोच के नीतीश कुमार ने सपोर्ट भी तो किया है ना, नहीं तो नीतीश कुमार नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक है थोड़ा बहुत। विपक्ष ने एक नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि जो मोदी जी की जो सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हिंदुओं को ज़्यादा सोचती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस बिल के अगर हिसाब से देखा जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुस्लिम भी बहुत पीड़ित है इसमें। तो ये हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से तो देखना ही नहीं चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। ये बस आप समझ लीजिए ना कि ये भ्रष्टाचार है एक तरह का। जैसे भ्रष्टाचार के विरोध में कोई कानून पास होता है ना, तो बस ये यही समझिए कि ये भ्रष्टाचार है। चंद बड़े लोग, चंद ठेकेदार लोगों के द्वारा फैलाया गया वक्फ के नाम पे ये भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को आखिर सरकार बोल क्या रही है? सरकार यही बोल रही है ना कि भाई, अगर आप इतना ही आपका नियत साफ है, अगर आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी एकदम आपके पेपर वाइज एकदम अच्छा है, सही है, सारा लीगल है, तो क्या दिक्कत है? आप कैग से ऑडिट करवा लीजिए। सरकार तो ये बात सरकार क्यों नहीं मतलब समझा पा रही है जो देश के मुसलमान हैं उनको? देखिए, देश के मुसलमान क्या है ना कि वो, वही मैं जैसा आपको बोला कि दो धाराएं चल रही है। एक विपक्ष जो बता रहा है उनको, एक सरकार जो बता रही है उनको। और देखिए, सरकार है तो सरकार तो कम्युनिकेशन वाइज सरकार का तो रीच ज़्यादा है, तो सरकार अपने हिसाब से समझाती है। लेकिन होता क्या है ना कि इस तरह की चीज़ें लोग को थोड़ा डाइजेस्ट करने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बोले। और सबसे बड़ी बात भरोसे की भी है कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जैसे आरजेडी है, आरजेडी का वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, ठीक है। अब वो जो बात कन्वे करेंगे उस कम्युनिटी में जाके, तो वो जल्दी वो लोग पकड़ेंगे, ठीक है। निगेटिव चीज़ें लोग ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्व करते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी वाली चीज़ है ना, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देगी, तो ये लोग जल्दी समझते नहीं हैं। तो लेकिन हाँ, ये है कि सरकार भी ये चीज़ समझती है कि हम भाई उन्हीं के हित के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए वो राजनीतिक नफ़ा नुकसान तो चलते रहता है, चुनाव तो आती है जाती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई कदम गरीबों के लिए उठाया जा रहा है, गरीब मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उस कम्युनिटी में उठाया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है। और यही सोच के सरकार इतने निश्चिंत होकर ये कदम उठा रही है कि आगे जाके कभी ना कभी, जैसे ट्रिपल तलाक में भी हुआ था, ट्रिपल तलाक जो आया था रूल, उसमें भी शुरू में तो बहुत विरोध हुआ था, लेकिन फिर बाद में लोगों ने समझा कि नहीं, इसकी ज़रूरत थी, तो फिर महिलाओं का वोट आया बीजेपी को बहुत सारे चुनाव में, मुस्लिम महिलाओं का, मतदाताओं का। तो वही होता है कि जब लोग समझते हैं ना, सीए पे कितना हंगामा हुआ था, इतना बड़ा ये हो गया था वहाँ पे, आपको दिल्ली में इतना प्रोटेस्ट हो गया था, हर पूरे ऑल ओवर कंट्री में थ्रू आउट प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन फिर देखिए, आज है कि लोग सीए का मुद्दा नहीं है, कुछ भी लोग उसको भूल के आगे बढ़ चुके, क्योंकि अब वो कानून बन गया ना, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। और वैसे भी सरकार ज़बरदस्ती तो इम्पोज नहीं कर रही है ना, सरकार तो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आ रही है। वो पहले इसका चर्चा की, इस कानून का, फिर जेपीसी में गया विपक्ष के बोलने पे, फिर प्रॉपर तरीके से लोकसभा में पास करवाएगी बिल, राज्यसभा में पास करवाएगी, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद फिर ये कानून बनेगा। अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है ना, अभी इसके बेसिस पे फिर कानून बनेगा, तब इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, मुसलमानों का कहना है कि ये जो ज़मीन है इसमें सरकार बीच में ना पड़े, ये जो बोर्ड है इसी के पास रहने दिया जाए, तो ऐसे में सरकार को आखिर क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, अब डेमोक्रेसी का दोनों मीनिंग है डेमोक्रेसी का। एक तो ये है कि आप किसी के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं किसी का अधिकार छीन रहे हैं ना वक्फ के नाम पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो आर्टिकल 14 का बात करते हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं इसका वायलेशन कर रहे हैं ना। अब किसी गरीब आदमी के आप जो घर को बोल दीजिएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप उसको वहाँ से निकाल दीजिएगा, आप वहाँ रहिएगा, तो आखिर आप तो उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं ना। तो ये तो उसको प्रोटेक्ट करना तो गवर्नमेंट का काम है। अगर मान लीजिए आधी आबादी अगर उससे पीड़ित है और आधी आबादी अपने कंफर्ट के कारण वो बोलेंगे कि भाई ये मेरे धर्म के बीच में मत आओ, ये धर्म का तो बात ही नहीं है कहीं से, ये धर्म की बात नहीं है ना। ये कोई धार्मिक कानून थोड़े ही ना है, ये धार्मिक कानून नहीं, ये एक विधान है। तो विधान पे तो चर्चा हो ही सकता है ना, वैधानिक चीज़ों पे, कानूनी चीज़ों पे तो चर्चा होगी ही। तो बस सरकार का तो यही कहना है कि भाई अगर आप इतना ही पाक साफ हैं तो आप ऑडिट करवाइए। आप अगर किसी ज़मीन को वक्फ बोल रहे हैं तो आप उसका कागज़ दिखा दीजिए। कागज़, सरकार यही बोल रही है ना। जैसे एक नॉर्मल होता है, हम आम इंसान जैसे करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी तो संविधान में भी है ना। अब एक के लिए कोई और कानून, दूसरे के लिए कोई और कानून। अब मान लीजिए हमें अगर आपके ज़मीन पे क्लेम करना होगा तो हम पेपर दिखाएंगे ना भाई कि ये मेरा ज़मीन है, कि बिना पेपर दिखाए हुए बोल देंगे कि भाई ये मेरा ज़मीन है, हमको दे दो। तो राइट टू इक्वलिटी भी तो चाहिए ना। अब एक तरफ आप एक इंसान के लिए कोई और कानून है, अब इनके लिए कोई और कानून रहेगा, और वो भी ऐसा कानून जिससे आधे आबादी पीड़ित है, और ना सिर्फ दूसरे कम्युनिटी बल्कि उनके कम्युनिटी में ही गरीब लोग पीड़ित है जिनके ज़मीन को हड़प लिया गया है वक्फ के नाम पे। और वक्फ का मतलब है कि आप जब अगर ज़मीन लिए, ठीक है ले लिए, तो फिर आप गरीबों के उत्थान के लिए काम कीजिए ना। कानून में तो, इसमें आपके कुरान में तो यही लिखा हुआ है ना वक्फ का डिफिनीसन। तो फिर आप कहाँ कर रहे हैं? अगर इतना ही अगर आप उसको दान दे के अगर ये करते, उत्थान के लिए काम करते, तो आज कम्युनिटी का ये हाल नहीं रहता, मुस्लिम कम्युनिटी का जो है कि वो उतना ही पिछड़े हैं, उतना ही गरीब है, उतना ही शैक्षणिक स्तर कम है, उनका लिटरेसी रेट, तो ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ घपला है। बस उसी को सरकार बोल रही है कि भाई आप कानून के तहत है, ये आप पेपर दिखा के क्लेम कीजिए, आप इसमें जाइए, कैग से आप अपना ये करवा लीजिए, उसका ऑडिट करवा लीजिए। अगर कोई भी अगर क्लेम करेगा अपना, मान लीजिए कोई भी पीड़ित है, तो वो डीएम के पास जाएगा, डीएम अपने स्तर पे देखेगी, उसके बाद कोर्ट में जाएगा। पहले क्या होता था कि ये लोग खुद का ही ट्रिब्यूनल बनाए हुए थे, हम ही जज, हम ही वकील, हम ही ये सारा कुछ हम ही, वही 3-4 लोग बैठते थे और उसमें भागीदारी भी नहीं रहती थी सबकी। तो बस ये सारी बातें हैं। तो वो धीरे धीरे जनता के बीच में वो नैरेटिव बन जाएगी, तो वो समझ जाएंगे। और राजनीतिक नफ़ा नुकसान तो चलते रहती है, लेकिन चलिए ठीक है, अच्छा एक कदम है गवर्नमेंट का, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। अब देखिए आज लोकसभा में बहस हुई है, संख्या बल के तो आधार में आराम से लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाएगी बिल, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब राज्यसभा में क्योंकि ये जो सत्र है, बजट सत्र, वो 4 तारीख तक ही है, तो जो होना है कल तक ही होना है। मे भी हो सकता है कल वो राज्यसभा में इसे पेश कर दें, और मे भी हो सकता है कि फिर मानसून सत्र के लिए रखे, थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा बीच में स्टडी करने का। धन्यवाद अक्षय जी, आप हमारे चैनल पे बन आए। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।